अपने फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं RS विश्वकर्मा सर, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस और आपके गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव। आज आपको थोड़ा सा नई चीज़ें दिखती होंगी। कल तक हम पढ़ा रहे थे अपने महाविद्यालय के क्लासरूम में, क्योंकि महाविद्यालय में जो विभिन्न प्रांतों से लेबर आई है उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है हमारे महाविद्यालय को भी। तो हमारे महाविद्यालय में भी कल से लेबर आ गई है, इसलिए हमारा वहाँ जाना प्रतिबंधित है। इसलिए हम आज से आपको इसी तरह अपने घर से ही लाइव होंगे। ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड है और ये छोटे से कमरे से ही हम आपको आपसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आपको ये नया नया लगेगा तो आप सोचेंगे कि कहाँ सर पहुँचे, इसलिए वो क्वारंटाइन सेंटर के चलते ये समस्या हुई। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, अपन यहाँ से इसको डेली पढ़ाई करें। हम फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। जो फर्स्ट पेपर है राज्यों की राजनीति से संबंधित, और उस राज्यों की राजनीति में हम पढ़ रहे हैं राज्यों की स्वायत्तता। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत समस्त प्रकार के एक समान जैसे राज्यों से, एक जैसे भूभाग, एक जैसे जनसंख्या और लगभग एक जैसी आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों को लेकर के एक जैसे क्षेत्र विशेष में निवासरत ये जो पूरा मानव समुदाय है हमारे भारत के 28 राज्यों का, इन सब 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के जो है वो भारत बनता है। और इसी को हम कहते हैं भारत। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ये पूरे जो जिसमें राष्ट्र और ये केंद्र शासित प्रदेश समाहित है, यही है पूरा भारत। और इस भारत के हमारे जो संविधान निर्माता थे, इसी भारत को इन्होंने संघ का रूप दिया, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अर्थात इसमें सभी राज्य जो हैं वो समान है, बराबर है, और सभी राज्यों का अपना अपना संघ के लिए महत्व। जहाँ संघात्मक व्यवस्था आती है वहाँ आप जानते हैं कि देश प्रमुख हो जाता है और सारे संघों का जो महत्व है वो माने महत्व जो है बढ़ जाता है। महत्व किसी भी राज्य का कम नहीं होता। इसलिए ये जो स्वायत्तता शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये स्वायत्तता सुनने में भी और आपको पहली बार सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। स्वायत्तता मतलब है क्या? स्वायत्तता का मतलब पूरी स्वतंत्रता से बिल्कुल नहीं है। स्वायत्तता का मतलब आज़ादी से बिल्कुल नहीं। जैसे अमेरिका वगैरह में या क्या कहते हैं कि जैसे रशिया वगैरह में या अन्य राष्ट्रों में ऐसा है कि जो संघात्मक राज्य हैं जैसे कनाडा वगैरह में, तो उन राज्यों का, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में, कि उन राज्यों का एक अलग संविधान है, एक अलग राजनीतिक व्यवस्था है, और उस राजनीतिक व्यवस्था के तहत उन राज्यों को संघ से पृथक होने की आज़ादी है। अर्थात वो राज्य चाहें तो संघ से अलग हो सकते हैं, अपनी उनकी नागरिकता है, उनका खुद का संविधान है, और वो चाहें तो उस संघ में रहें या चाहें तो अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और संविधान हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त है। संघात्मक जहाँ व्यवस्था आती है वहाँ सारे राज्य आ जाते हैं, सारे केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, और इस भारत में सारे केंद्र शासित प्रदेशों का उसी तरह समान महत्व है जिस प्रकार से ये पूरा भारत मिलकर के एक बनता है। जब सारे राज्य हैं तब भारत एक है। सारे राज्य मिले हुए हैं इसलिए भारत है। सारे राज्यों का समान महत्व है इसलिए भारत है। सारे राज्यों का एक संविधान है इसलिए भारत महान है। सारे राज्यों की एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस संवैधानिक व्यवस्था से सारे राज्य संचालित होते हैं, इसलिए भारत एक है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो संघात्मक व्यवस्था है और ये जो हमारा संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है, ये किसी भी प्रकार से राज्यों को, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से राज्यों को अलग होने की यानी आज़ाद होने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि संविधान की धारा भाग 1 और धारा पहली कहती है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसमें राज्यों का समाहित, ये राज्य इसमें समाहित है और वैधानिक रूप से समाहित, वो अलग नहीं हो सकती। यहाँ पर हम ये जो स्वायत्तता पढ़ रहे हैं वो राज्यों को स्वतंत्रता से बिल्कुल नहीं कि कोई खालिस्तान की मांग करने लगे या कोई अलग अपने प्रदेश को अलग
भारत से अलग करने की मांग करने में, अलग संविधान बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्वायत्तता से मतलब है वहाँ की राज्य सरकारों को काम करने के अधिक से अधिक स्व अवसर देना। यानी ये जो संघात्मक सिस्टम है, आप जानते हैं कि संघात्मक सिस्टम में संवैधानिक व्यवस्था के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यों को और केंद्र के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। और शक्तियों की इस विभाजन में सारी शक्तियां सबकी अलग अलग है। राज्यों की शक्तियां अलग है। भारत के संविधान का अध्याय भाग 11 के अनुच्छेद 246 से लेकर के 263 तक केंद्र और राज्यों के संबंध में उसकी विस्तृत विवेचना की गई है, उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो इस व्याख्या का मतलब ये है कि उस संवैधानिक तौर तरीकों से भारत के राज्य भी उसी तरह आत्मनिर्भर हैं, उसी तरह सेल्फ डिपेंडेंट है जैसा कि एक संपूर्ण भारत। लेकिन उस संपूर्ण भारत में, उस संपूर्ण भारत से वो राज्य संवैधानिक रूप से पृथक होने को कभी उनको अधिकार नहीं है, ना भारत का संविधान के साथ। दूसरी बात, भारत की जो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। अर्थात हम भारत के निवासी हैं, तो हमारी नागरिकता भारत की। हम छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, हम मध्य प्रदेश के नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश नहीं, हम कहाँ के हैं? भारत के। तो ये भारत का एक संविधान है और भारत का संविधान उन सारे नागरिकों को एक जैसे अधिकार देता है। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था राज्य और केंद्र के बीच में बनी है, इसके तहत संवैधानिक व्यवस्था के तहत बराबर अधिकार दिए गए। ये अलग बात है कि संघ शक्ति के माध्यम से, संघ सूची के माध्यम से संघ को ज्यादा अधिकार दिए गए और वो जरूरी भी है। आपातकाल या संकट काल के लिए ऐसा उपबंध जरूरी भी है। लेकिन अब वो संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान ने जब इसको निश्चित किया है तो इसका मतलब है कि उसके लिए कोई विशेष उपबंध या ये आवश्यक चीजें नहीं होंगी। लेकिन अब चूंकि भारत में द्वैध शासन प्रणाली है, दो प्रकार की। हाँ, मैं एक बताना आपको भूल गया। ये जो मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान का 11वां जो भाग है उसका अनुच्छेद 246 से लेकर के 245 से लेकर के 263 से लेकर के 263 तक में केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस विभाजन में शक्तियों के आधार पर 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची। संघ सूची अर्थात उस सूची में जितने संवैधानिक समाहित विषय हैं, लगभग उसके 97 विषय उसमें समाहित हैं। उन 97 विषयों में विधान निर्माण का काम या उन पर वैधानिक प्रक्रिया अपनाने का जो काम है वो संघ को है, अर्थात देश की पार्लियामेंट यानी संसद को। इन 97 विषयों का जिसका उल्लेख संघ सूची में। दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची में वो सारे सरल और क्षेत्रीय विषय रखे गए हैं जिनका संबंध राज्यों से है और जिनका उल्लेख उस सूची में है। इस राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 61 विषय है। मेरा मतलब कहने का ये है, अभी और उस पर बताऊंगा थोड़ा सा, कि इस सूची में जो भी विषय है उसमें राज्य की सरकार यानी राज्य की विधायिका सर्वोपरि है, उस पर निर्णय ले सकती है, विधान का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार से मेरा बताने का मतलब कि हम चूंकि राज्य की स्वायत्तता पढ़ रहे हैं तो राज्य की स्वायत्तता में संघ और राज्य इसमें इनका समान महत्व है और इसकी संवैधानिक व्यवस्था यथोचित रूप से उसमें की गई है। उसमें कहीं भी राज्यों को अलग से अमेरिका जैसे स्वतंत्र होने का अधिकार उसमें नहीं है, बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अगर आप लोग लिख लें तो और बताना चाहता हूँ। स्वतंत्र स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता से बिल्कुल नहीं है, बल्कि राज्यों को उनके अधिकार देने से, अर्थात राज्य की सरकारों को जो शक्तियां दी गई हैं उसमें और शक्तियां देने से उसका मतलब। और केंद्र को इन शक्तियों में कम से कम हस्तक्षेप करने का एक माने कहना चाहिए, केंद्र इन शक्तियों में कम से कम हस्तक्षेप करे। इसका तात्पर्य है कि राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण
विकास कार्यों को अपनी योजनाओं और विचारों के अनुसार स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से कार्य करने की आज़ादी हो, यानी कार्य करने की निर्बाध स्वतंत्रता, न कि राज्य केंद्र से अलग होने की आज़ादी। दरअसल राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक, ध्यान दीजिए क्या कहना है कि राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही राज्य की स्वायत्तता कहलाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राज्यों को अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने की, यानी उनको और शक्तियां देने की स्वायत्तता से। अब इसके ये जरूरत क्यों पड़ी या ये मांग क्यों उठी, इस बारे में हम थोड़ा सा अगले उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये मांग आखिर उठी क्यों, स्वायत्तता की बात क्यों आई, ओम प्रकाश बात क्यों आई, इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे।